मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। आज मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव नर जनन तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। मनुष्य में नर जनन तंत्र दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग दो भागों में बांटा जाता है। मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र को दो समूहों में बांटा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक जनन अंग। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस यानी वृषण और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत बहुत सारे संरचना आते हैं जिन्हें तीन समूहों में बांटा जाता है। एक तो हो गया डक्ट्स नलिका, जिसके अंतर्गत रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइडेमिस, वासा डिफरेंसिया या वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा आते हैं। दूसरा एसोसिएटेड जेनाइटल ग्लैंड्स हैं, जिसके अंतर्गत सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड आते हैं। और मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन जो वीर्य को फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचाने में मदद करता है, जिसे पेनिस कहते हैं। तो ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं जो गैमीट का निर्माण नहीं करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण स्राव नहीं करते हैं। गैमीट और हार्मोन का निर्माण करना प्राइमरी का काम है, अब बाकी सब काम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का है। प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत टेस्टिस आता है, जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं। टीईएस प्लूरल, टीआईएस सिंगुलर। तो मनुष्य के नर का प्राथमिक जनन अंग टेस्टिस होता है। टेस्टिस एक जोड़ी अंडाकार संरचना होता है जो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, उदर गुहा से बाहर एक त्वचा के बने थैली नुमा संरचना में लटका रहता है। इस थैली नुमा संरचना को स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं। टेस्टिस की संख्या एक जोड़ी होती है। आकृति अंडाकार होता है। आकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका रंग पिंक यानी गुलाबी होता है और प्रत्येक टेस्टिस का वजन लगभग 12 ग्राम होता है। और ये भी बता दें, एक जोड़ी जो टेस्टिस है, इसमें जो लेफ्ट टेस्टिस यानी बायां वाला जो वृषण टेस्टिस होता है, वो दाहिने वाले के तुलना में 1 सेंटीमीटर लगभग नीचे रहता है। यानी दाहिना टेस्टिस के, राइट टेस्टिस के तुलना में लेफ्ट टेस्टिस 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर रहता है। अब जानेंगे टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है। क्योंकि टेस्टिस का दो मुख्य काम है। एक तो गैमीट का निर्माण करना। तो नर का गैमीट, नर का युग्मक शुक्राणु है, यानी टेस्टिस का पहला कार्य है कि यह शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। और दूसरा कार्य हो गया एंड्रोजेंस का निर्माण एवं स्राव करना, यानी मेल सेक्स हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का निर्माण एवं स्राव करना भी इसका कार्य है। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि यह दो मुख्य कार्य करता है, शुक्राणु का निर्माण करना और नर लिंग हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण एवं स्राव करना। अब जानेंगे स्क्रोटम जो है वो बाहर से एक पतला त्वचा से बना हुआ परत होता है स्क्रोटम का, और इसके अंदर एक मसल का लेयर पाया जाता है, मांसपेशी का लेयर पाया जाता है, जिसे डार्टोस मसल कहते हैं। अब ये स्क्रोटम टेस्टिस के साथ
कैसे जुड़ा रहता है? तो टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच ग्यूबर्नाकुलम टेस्टिस पाया जाता है, जिसके माध्यम से टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़ा रहता है। अब स्क्रोटम भी बीच में पार्टीशन पाया जाता है स्क्रोटम में, जो स्क्रोटम को दो सेक्शन में, दो चैम्बर में बांटता है, जिसमें दोनों टेस्टिस पाए जाते हैं। बाहर से बीच में एक उपहार रहता है जिसको रैफे कहते हैं। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों पाया जाता है? तो टेस्टिस से एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है, स्क्रोटल सैक में पाया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बनता है, उस शुक्राणु को बनने के लिए शरीर के तापमान के तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए यह एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है, ताकि बॉडी के टच में न रहे, ताकि बॉडी का टेम्परेचर इसको पूरा नहीं मिले। तो टेस्टिस का टेम्परेचर स्क्रोटम में बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जिसके कारण इसमें शुक्राणु बन पाता है। अब जानेंगे कि टेस्टिस जो है ये एब्डोमेन में कब रहता है और कब स्क्रोटम में आता है। तो जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस जो है वाला अवस्था है, उस समय टेस्टिस एब्डोमेन में रहता है। 7 महीने के बाद, 7 महीने तक एब्डोमेन में रहता है और 7 महीने के बाद टेस्टिस डिसेंड करके चला आता है स्क्रोटम यानी स्क्रोटल सैक में। कभी कभी ये एब्डोमेन में ही रह जाता है और डिसेंड नहीं कर पाता है, यानी स्क्रोटम में नहीं आ पाता है और इससे बंध्यता पैदा होती है, यानी मेल जो है वो स्टेराइल हो जाता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रह पाती, क्योंकि जब टेस्टिस अंदर रहेगा तो उसका तापमान बॉडी के तापमान के बराबर होगा, जिससे उसमें शुक्राणु नहीं बन पाएंगे, तो मेल स्टेराइल हो जाएगा, प्रजनन की क्षमता नहीं होगी, शुक्राणु बनाने की क्षमता उसमें नहीं होगी। तो टेस्टिस का एब्डोमेन से उतरकर स्क्रोटम में नहीं आना एक बीमारी है, एक घटना है जिसे क्रिप्टोर्किज्म कहा जाता है, जिसे क्रिप्टोर्किज्म कहा जाता है। फेल्योर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, यानी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं उतर पाया। प्रत्येक टेस्टिस स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से, स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से एब्डोमेन से कनेक्टेड रहता है और एब्डोमेन और स्क्रोटम के बीच का रास्ता इंग्विनल कैनाल कहलाता है, जिससे होकर टेस्टिस स्क्रोटम में उतरता है। अब हम लोग टेस्टिस के वृषण के आंतरिक संरचना को देखेंगे और आंतरिक संरचना को देखने के लिए इसका लंबवत काटते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस का सबसे बाहरी आवरण देखेंगे। सबसे बाहरी जो परत है टेस्टिस का, जिसे कैप्सूल कहते हैं, ये स्वयं 3 परतों से बना होता है। तो कैप्सूल का सबसे बाहरी परत जो है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाता है। उससे अंदर का परत ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है और सबसे अंदर का परत ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा कहलाता है। तो जो कैप्सूल है टेस्टिस का वो 3 परतों से बना होता है। अब देखेंगे कि टेस्टिस अंदर से बहुत सारे लोब्यूल्स में बटा होता है। कितने लोब्यूल्स पाए जाते हैं एक टेस्टिस में? तो एक टेस्टिस में 250 यानी 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस नलिका पाए जाते हैं, जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो देखें हम लोग कि एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस नलिका पाए जाते हैं, जिनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर
बड़े आकार के ग्लैंडुलर सेल समूह में पाए जाते हैं, जिन्हें लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और यही सेल्स जो हैं वो नर लिंग हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरोन का निर्माण एवं स्राव करते हैं। तो प्रत्येक लोब्यूल में सेमनीफेरस नलिका है जिसके अंदर शुक्राणु बनता है, और लोब्यूल्स के सेमनीफेरस नलिकाओं के बाहर लोब्यूल में ग्लैंडुलर सेल्स का समूह है जिसे लेडिक सेल्स कहते हैं, क्योंकि इन्हें लेडिक के द्वारा खोजा गया था, या इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जिससे मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण एवं स्राव होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण एवं स्राव कैसे नियंत्रित होता है इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ये पिट्यूटरी से निकलने वाले एक हार्मोन ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटरी हार्मोन के द्वारा इसका निर्माण एवं स्राव नियंत्रित होता है, तो उसको अलग से देखेंगे। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। सारे लोब्यूल से निकलने वाले सेमनीफेरस नलिका ऊपर एक जाल जैसा संरचना बनाते हैं जिसे रेटिटेस्टिस कहते हैं। रेटिटेस्टिस से 10 से 20 की संख्या में पतले नलिका फाइन ट्यूब्यूल्स निकले रहते हैं जिन्हें वासा एफरेंसिया कहते हैं। ये एपिडाइडैमिस में खुलते हैं, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनने वाले शुक्राणु रेटिटेस्टिस के माध्यम से भासा एफरेंसिया में पहुंचते हैं, और भासा एफरेंसिया का भीतरी सतह जो है सिलिएटेड होता है, जो शुक्राणुओं को एपिडाइडैमिस की ओर ढकेलता है। आप जानेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। हम लोग देखें कि टेस्टिस के प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार एक टेस्टिस में लगभग 500 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं। अब जब टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काटेंगे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी जो है अनुप्रस्थ काट में गोलाकार दिखेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो बाहरी परत है जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनका जो दीवार है का सेल या कोशिका जो टिश्यू बनाता है उसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम 2 प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। एक को कहा जाता है प्राइमरी जर्म सेल और दूसरे को कहा जाता है कॉलुमनर इनडिफरेंट सेल। प्राइमरी जर्म सेल और कॉलुमनर इनडिफरेंट सेल 2 तरह के सेल पाए जाते हैं जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो प्राइमरी जर्म सेल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया यानी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है और शुक्राणुओं का स्पर्म्स का निर्माण करता है, स्पर्म सेल का निर्माण करता है। और कॉलुमनर इनडिफरेंट सेल्स जो हैं ये सर्टोली सेल्स का निर्माण करते हैं। सर्टोली सेल्स को नर सेल भी कहते हैं। इनका आकृति पिरामिड के आकार का होता है। इनका चौड़ा बेस कॉलुमनर एपिथेलियम की तरफ रहता है, जबकि इनका नुकीला हिस्सा केंद्र की ओर रहता है। ये नर सेल इसलिए कहलाते हैं कि जो शुक्राणु बनते हैं ये शुक्राणु बनने के बाद पोषक तत्व सर्टोली सेल से ही प्राप्त करते हैं। तो सर्टोली सेल्स को नर सेल या सब टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं। इनमें काफी अधिक मात्रा में लाइसोसोम पाए जाते हैं और उस लाइसोसोम में एसिड फॉस्फेटेज एवं अल्कलाइन फॉस्फेटेज पाया जाता है जो खराब शुक्राणुओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। तो सर्टोली सेल्स शुक्राणुओं को नॉरिशमेंट देते हैं और फेगोसिटिक नेचर के भी होते हैं क्योंकि इनमें काफी अधिक संख्या में लाइसोसोम पाए जाते हैं और ये लाइसोसोम खराब शुक्राणुओं को नष्ट करने में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का 2 तरह के कोशिकाओं से बना हुआ है।
प्राइमरी जर्म सेल और कॉलमनर इंडिफरेंट सेल। प्राइमरी जर्म सेल से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, कॉलमनर इंडिफरेंट सेल से सर्टोली सेल्स का निर्माण होता है जो शुक्राणुओं को पोषक तत्व देते हैं। इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र जो ह्यूमन का है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस के बारे में जाने बाहर से, और उसका आंतरिक संरचना भी। अगले वीडियो में हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।